नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, लेकिन इससे पहले ही इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बयान से तो यही लगता है कि 1 मई से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन के लिए सरकार की पूरी तैयारी नहीं है। वहीं सरकार वैक्सीनेशन टालने की कोशिश कर रही है। इधर JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने यह कहा है कि राज्य सरकार ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ये कह चुके हैं कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए अपनी तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की हमारी क्षमता 3 से 4 लाख की है। इस स्थिति में हम पूरे छत्तीसगढ़ को 1 से 1.5 महीने में वैक्सीनेशन लगा सकेंगे, बशर्ते हमें पर्याप्त वैक्सीन प्राप्त होती रहे। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ रहा है, निश्चित रूप से बयान को देख करके लगता है कि इनके नियत ठीक नहीं है। गैर जिम्मेदाराना बयान स्वास्थ्य मंत्री जी का मिलेगा तो लगा देंगे। निश्चित रूप से ये केवल उस पर राजनीति करना चाहते हैं, और राजनीति करने के लिए जिस प्रकार से बात दोनों का अलग अलग बयान आना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी के खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। हमारी तैयारी रहेगी, जितने टीके उपलब्ध होंगे तो 18 साल से 45 साल की आयु के बीच के जो हमारे नागरिक हैं, उनके लिए श्रेणी बना के किनको पहले लगना चाहिए, इस प्रकार की तैयारी की जा रही है। और इस तरीके से आने वाले समय में आधा टीका उपलब्ध होने के बाद भी छत्तीसगढ़ अपने नागरिकों को जितना टीका आएगा उन्हें उपलब्ध कराएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी के संपादकों से बातचीत की। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एडिटर्स के साथ बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त कोविड वैक्सीन लगाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने में किसी भी तरह की फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 25-25 लाख के ऑर्डर दिए जाने की बात भी कही। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बताया कि 2018 में प्रदेश में 279 ICU बेड थे, जो कि बढ़कर 729 हो गए हैं। वहीं पहले एक भी HDU बेड नहीं थे, मगर अब 477 HDU बेड हैं। वहीं वेंटिलेटर की संख्या 2018 में 204 थी, जिसे बढ़ाकर अब 593 किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाएं दूसरे संपन्न और बड़े राज्यों से ज्यादा बेहतर है। मुख्यमंत्री ने संपादकों से चर्चा के दौरान ये भी कहा कि प्रदेश में कोरोना टेस्ट दूसरे पड़ोसी राज्यों से ज्यादा किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ की दूसरे राज्यों से जुड़ी सभी सीमाओं पर अनिवार्य रूप से टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में प्रेस और मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने आज सभी जिलों के CMHO से कोरोना संक्रमण और उपायों को लेकर वर्चुअली चर्चा की, जिसमें उन्होंने जिलों में कोरोना संक्रमण की जांच, पॉजिटिविटी की दर और कार्य योजना की जानकारी ली। सिंहदेव ने सभी जिलों में चिकित्सा उपकरणों और 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के विषय में चर्चा कर उपयोग में लिए जा रहे उपकरणों की जानकारी भी ली। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे पॉजिटिव मरीजों की जानकारी लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं, जिसकी वजह से परिस्थिति कठिन हो जाती है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके से चर्चा कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और वैक्सीनेशन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस संकट से निपटने के लिए प्रदेश में निवासरत सेना के भूतपूर्व चिकित्सकों, नर्स, लैब टेक्नीशियन और भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। इसके साथ ही स्काउट गाइड, NSS के स्वयंसेवक, NCC कैडेटों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। इसके लिए संबंधितों के साथ वर्चुअल बैठक कर सुझाव और सहयोग लिए जा सकेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा करें और उन्हें इस सुझाव से अवगत कराएं। रक्षा मंत्री से चर्चा के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर चर्चा की। राज्यपाल ने CM भूपेश बघेल को रक्षा मंत्री के सुझावों के बारे में बताते हुए ये कहा कि सेना के इन पूर्व कर्मियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके प्रमुखों के
साथ एक वर्चुअल मीटिंग लेकर इनके सुझाव प्राप्त किए जाएं, ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट से निपटने में सहायता मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि भूतपूर्व सेना कर्मियों का कोरोना संकट काल में सहयोग लेने का सुझाव बेहद अच्छा है और संकट की स्थिति से निपटने में उपयोगी भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने विधायक निधि की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का आदेश दिया है। प्रदेश के 90 विधायकों के विधायक निधि की राशि 2-2 करोड़ के हिसाब से 180 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होनी है। सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम बघेल को एक चिट्ठी लिखी है और इस फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने पूछा है कि विधायक निधि से अब तक बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए कलेक्टर को राशि स्वीकृत कर रहे थे, उसका क्या होगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी के आरोपों पर अब पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए और अगर बीजेपी के जो नेता विधायक निधि को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि पीएम मोदी ने जब सांसद निधि में कटौती की तब वो कहां थे। सभी को वैक्सीन के लिए उसमें समायोजन करने की बात है। सरकार की तरफ से न तो प्रतिपक्ष के विधायकों से कोई बातचीत की गई, हमने जो घोषणा की है, अब यदि इस प्रकार की बातें आएंगे तो जो तैयारी करके वहां के अधिकारियों ने रखा है नया कोविड सेंटर तैयार करने के लिए, उसमें जो दिक्कत आएगी और वहां के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए उससे जो वंचित हो जाएंगे, आखिर उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। छत्तीसगढ़ में 18 साल की आयु के अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का काम सरकार मुफ्त में करेगी, तो विधायक निधि हम स्वयं मुख्यमंत्री जी को इस वैक्सीन को लगाने के खर्च में देने का फैसला हम लोगों ने लिया। प्रधानमंत्री जी से पूछ नहीं सकते थे कि जब लोकसभा में और राज्यसभा के सांसदों के उनके हद अधिकार और हक का फैसला स्वयं प्रधानमंत्री ने ले लिया। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ ही कई सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। डी पुरंदेश्वरी ने भाजपा पदाधिकारियों को कोरोना संक्रमण और उसकी रोकथाम को लेकर संगठन द्वारा किए जा रहे कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय में भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों की सेवा करें, वहीं बूथ स्तर पर जाकर कोरोना पीड़ित व परिवार की मदद की जाए। भाजपा की सेवा और संकल्प की लाइन को चरितार्थ करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का बचाव ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन से ही है, इसलिए आम जनों को इसके लिए जागरूक करें। डी पुरंदेश्वरी ने 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन राष्ट्रीय व्यापी महाअभियान में जुड़कर काम करने के निर्देश भी भाजपा नेताओं को दिए हैं। पुरंदेश्वरी को भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने यह बताया है कि राज्य सरकार कोरोना के नाम पर राजनीति कर रही है और इसके विरोध में भाजपा नेताओं ने 1 दिवसीय प्रदर्शन भी किया था। भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि 1 मई से 18 साल वालों को हम वैक्सीन लगाना चालू करेंगे। सरकार वैक्सीन का काम चालू करती है तो हम लोग उसके अंदर भागीदार बनेंगे और सेवा के कार्य में भी हम सारे लोग जो है वो फील्ड में आके काम करने का काम चालू करेंगे और सबको आने के लिए प्रेरित भी किया है हमारे प्रभारी जी ने। सभी छत्तीसगढ़ के सरकारी कोरोना केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए एक राहत की खबर है। सरकार कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए लैब टेस्टिंग की सुविधा देने जा रही है। इसकी शुरुआत राजधानी रायपुर से की गई है। इंडोर स्टेडियम के कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए ये सुविधा शुरू कर दी गई है। यहाँ भर्ती मरीजों को जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट करवाया जा सकेगा। वहीं यहाँ के नर्सिंग स्टाफ मरीजों से ब्लड सैंपल लेंगे, जिससे जिले की टेस्टिंग लैब भेजा जाएगा। वहां से इसकी रिपोर्ट ली जा सकती है। वहीं थोड़े दिनों में ब्लड टेस्टिंग की सुविधा हर कोविड केयर सेंटर में शुरू की जाएगी। कोरोना के पेशेंट जो भर्ती हो रहे हैं, हम उनके खून की जांच कराएं, तो इसके लिए हमको कुछ तो हम अपने लैब में करा सकते हैं, लेकिन जो हमारे लैब में जो जांच नहीं होती है उसके लिए हमें प्राइवेट लैब से टाई अप करना है ताकि वो जांच हो पाए। तो इसके हम तैयारी अभी चल रही है। इंडोर में ये चीज शुरू हो चुकी है।
एक तरफ बढ़ते मरीजों की संख्या तो दूसरी तरफ स्टाफ की कमी। यह हालात है सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड की। हद तो यह है कि नगर निगम ने यहां 16 चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने भी काम करने से अब मना कर दिया है, जिससे अब प्रबंधन की परेशानी और बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन कोरोना मरीजों को यहां पर हो रही है जो खुद से खाना या फिर दवाई नहीं ले सकते। दरअसल ये देखा जा रहा था कि मरीजों के जो अटेंडर हैं वो कोरोना कैरियर की भूमिका निभा रहे थे, जिसकी वजह से अटेंडर नहीं रखने के निर्देश दिए गए। ऐसे में उन मरीजों को अब परेशानी हो रही थी जो कि खुद का ध्यान नहीं रख पाते, जिसके बाद फिर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर मरीजों के लिए अटेंडर की व्यवस्था दी, लेकिन बाकी मरीजों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भेजे गए। मगर कोविड-19 वार्ड का नजारा देखने के साथ ही कोरोना के बीच काम करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसे में अब भी कर्मचारियों का टोटा यहां पर बना हुआ है। हम लोग अभी उसके लिए प्रशासन, जिला प्रशासन से बात किए हैं। नगर निगम प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जितना आपको क्लास 4 कर्मचारी और अंदर के लिए असिस्टेंट के लिए जो मरीजों के साथ में परिजन नहीं रहते मरीजों की आवश्यकता है, उसके लिए हम प्रदाय करेंगे। मैंने उनको आवेदन दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की चरम लहर के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। सीजीएमएससी के जरिए जिलों में जो रैपिड एंटीजन किट की सप्लाई की गई है वो बेहद ही गुणवत्ताहीन होने की शिकायत सामने आ रही है। ये किट ऐसी है कि सैंपल लेने के बाद मरीज कोरोना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, इसका कोई साफ इंडिकेशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कोरोना के स्टिंग सेंटर में टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन बेहद दुविधा में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट बताएं या फिर नेगेटिव। एंटीजन किट में रिजल्ट की लाइन इतनी अस्पष्ट होती है कि उसे समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। वहीं रायपुर में भी इस किट के बारे में चारों ओर से बेहद शिकायतें मिली हैं। टेक्नीशियन के विरोध के बाद रायपुर की सीएमएचओ ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने बायोकार्ड नाम से ये एंटीजन रैपिड किट खरीदे हैं और ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर नाम की कंपनी ने इस किट को बनाया है। देखिए, शिकायत तो है कुछ, हमने ऊपर भी इसका अवगत करा दिया है कि इसमें बहुत सही रिपोर्ट नहीं आ रही है ये करके, तो देखते हैं ऊपर से क्या कार्रवाई होती है। अभी वाले में लाइन इतनी फेड आती है, इतनी हल्की आती है कि कमजोर आंख वाला तो बेचारा देख ही ना पाए, इस तरह का है। तो किट अभी तक में इंडियन जो अपने भारत में बना था ऑस्कर, वो बहुत ही अच्छा था। दमोह उपचुनाव समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनावों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के साथ ही दमोह कलेक्टर को दिशा निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने दमोह कलेक्टर को यह आदेश दिया है कि वो 2 मई को दमोह उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन कर पाएं। इतना ही नहीं, मतगणना स्थल और काउंटिंग टेबल पर भीड़ न जुटने दी जाए। वहीं राजनीतिक दलों और नेताओं को विजय जुलूस या फिर रैली नहीं निकालने दी जाए। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के 2 वकीलों पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी ने दायर की थी। इस जनहित याचिका में कहा गया था कि 5 राज्यों के चुनावों सहित दमोह उपचुनाव के प्रचार में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है और वहीं दूसरी तरफ सरकारी इंतजाम यहां नाकाफी हैं। ऐसे में आने वाला वक्त मुश्किलों भरा हो सकता है। प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केसों की संख्या 1.5 लाख के आसपास हो सकती है। वहीं प्रदेश सरकार ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति करने में जुटी हुई है। इस समय प्रदेश में कुल ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बिस्तरों की संख्या 23,326 है, जिसमें से केवल 3,591 और बिस्तर ही खाली हैं। वहीं आईसीयू बेड की संख्या 9,430 है, जिसमें से 539 ही अब खाली है। इसी तरह महीने के आखिर तक करीब 92,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत प्रदेश में होगी। वहीं अगर बात ऑक्सीजन आपूर्ति की करें तो फिलहाल प्रदेश को 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, पर अनुमान के मुताबिक 750 से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत यहां पड़ सकती है। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम की भी रफ्तार यहां कम हो रही है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेमडेसिविर चोरी होने का मामला अब हर किसी के लिए धीरे धीरे अमूझ पहेली बनता जा रहा है। 11 दिन बाद भी पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है। पुलिस की जांच भी कछुआ चाल से यहां चल रही है। वहीं पुलिस खुद मान रही है कि ये चोरी की घटना नहीं है, धांधली है। बावजूद इसके पुलिस ये तय नहीं कर पा रही कि कार्रवाई किस पर और क्या करे।
अगर क्राइम ब्रांच और कोई वजह सूत्रों की माने तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच 863 इंजेक्शन चोरी हो जाने से सरकार की जमकर किरकिरी हुई। लिहाजा पुलिस इस जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कगार पर है। वहीं जांच से क्राइम ब्रांच ने भी अपने हाथ अब खींच लिए हैं। पुलिस के सूत्रों का पुख्ता दावा है कि इस मामले में जमकर बंदरबाट हुई है, जिसमें आईपीएस, आईएएस के साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। हालांकि हमीदिया प्रबंधन ने भी 4 लोगों पर इंटरनल कार्रवाई करते हुए उनके प्रभार छीन लिए हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई किसी पर भी नहीं हुई है। उसमें से अराउंड 500 उनको उन्हीं के स्टॉक्स में मिल गए जो उन्होंने अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो वो अपने स्टॉक्स को खुद ही मिलान कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने दूसरी जगह से यहाँ शिफ्ट किया, हमें अपना जो स्टॉक एंट्री है दैट हैज़ बीन पुअर, तो वी हैव गिवन देम टाइम कि वो कब मिलान कर सकते हैं। जो नहीं कर पाएंगे विल टेक एक्शन। मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू हो रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने 45 लाख डोज का पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया है। सरकार पहले कोविशील्ड वैक्सीन खरीद रही है, जिस पर 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से सरकार को वैक्सीन की एक डोज 400 रुपए और दोनों डोज 800 रुपए में पड़ेगी। प्रदेश में 18 से अधिक उम्र के 3 करोड़ 40 लाख लोगों को टीका लगना है, जिस पर सरकार 2710 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि राज्य सरकार को ये वैक्सीन 1 मई से पहले ही मिल जाएगी और इसके लिए लगातार सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क भी किया जा रहा है। अगले दौर के लिए टीकाकरण केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं भोपाल में हर दिन 15 से 20 हजार लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। भोपाल में 8 लाख युवाओं को वैक्सीन लगनी है। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास वैक्सीन नहीं है, खरीदने को तैयार हैं लेकिन कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं। भारत सरकार गांव-गांव में वैक्सीन अभियान चला रही है ताकि संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। यहाँ लखनादौन के पूर्वामाल गाँव में वैक्सीन लगाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों ने वापस लौटा दिया। वैक्सीन न लगाने की जिद पर अड़े आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया। खबर मिलते ही लखनादौन जनपद पंचायत सीईओ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर बने भ्रम के हालातों के चलते समझाइश के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। नतीजा ये रहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को वैक्सीन लगाए बिना ही वापस लौटना पड़ा। IBC 24 सभी से यह अपील करता है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। ताजा मामला रायपुर में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स में काम करने वाले रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। मामले पर कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया है कि पकड़े गए लोग चैंबर ऑफ कॉमर्स की हेल्पलाइन डेस्क से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये दवाइयां कैसे इन लोगों तक पहुंची, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं इन लोगों के मोबाइल नंबर की भी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं सुबोध ने यह सवाल भी किया है कि चैंबर ने पूरे मामले की FIR क्यों नहीं करवाई। उन्होंने जांच की मांग भी उठाई है। 6 लोग पकड़ाए, इसमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। ये लोग चैंबर ऑफ कॉमर्स की मेडिसिन और इंजेक्शन विभाग की जो हेल्पलाइन थी उसके प्रभारी थे। तो इसमें क्या ये प्रश्न नहीं आता है कि ये लोगों को ये जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं ये मिली कहां से? रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई है जो बड़ों को हमारे रायपुर शहर में नहीं मिल रही है। तो ये मांग है, इनके पीछे कौन है उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने छत्तीसगढ़ प्रमुख सचिव को जांच के लिए पत्र भेजा है। मामले की शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने यह बताया कि रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग में प्रत्याशी के रूप में शपथ पत्र जमा किया, जिसमें जानकारी गलत दी थी। उन्होंने बताया कि रमन सिंह ने अपने शपथ पत्र में दर्शाई गई संपत्ति की वृद्धि का कोई माध्यम नहीं बताया था। विनोद तिवारी ने यह भी कहा है कि पीएमओ से जांच पत्र भेजने के बाद ये उम्मीद है कि रमन सिंह पर कार्रवाई होगी। रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मेरे द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को 26 जुलाई 2020 को की गई थी। मेरे शिकायत को वहां पर पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को आगे की कार्रवाई के लिए मेरे शिकायत पत्र और आवेदन को यहाँ पर भेज दिया गया है। मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस बारे में जानकारी मांगी है कि मेरे आवेदन पर आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई है।
मुंगेली के जरेली गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। तो पड़ोसियों में जमीन विवाद को लेकर वर्षों से रंजिश चली आ रही थी, जो आज एक खूनी खेल में तब्दील हो गई। पथरिया थाना क्षेत्र के जरेली गांव में मृतक गणेश बघेल और आरोपी तेजराम बंजारे का परिवार रहता है, जिनके बीच कोठार की जमीन को लेकर बीते कई दिनों से विवाद चल रहा था। और आज मृतक गणेश राम के द्वारा आरोपी तेजराम को कोठार में मिट्टी डालने से मना करना इतना नागवार गुजरा कि आरोपी तेजराम ने अपने बेटे मुकुंद और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर मृतक गणेश बघेल पर लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें गणेश बघेल, उसके एक बेटे और एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी और दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी तेजराम बंजारे, मुकुंद बंजारे सहित उसके परिवार के 5 अन्य सदस्यों को हत्या की धारा के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। और मौके पर ही संपूर्ण कार्रवाई आरोपी गणों के विरुद्ध की गई। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपी गणों को रिमांड पर मुंगेली न्यायालय प्रेषित किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।